नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स टीवी पर स्वागत है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य ऐसे उद्यमी जो पहली बार व्यवसाय करने जा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है, जिससे कि वे अपने व्यवसाय में अच्छा डिसीजन ले सके और उद्यमिता की ओर प्रेरित हो सके। हमारे चैनल की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोच से भी मेल खाती है। हमारे चैनल के माध्यम से उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, सर्विस सेक्टर के नए प्रोजेक्ट, सरकारी योजनाओं पर चर्चा करने के अलावा सफल उद्यमी और टेक्नोक्रेट से चर्चा का भी मौका देता है। हमारे चैनल का लाभ व्यापार में स्थापित उद्यमी भी ले सकते हैं। हमारे इस प्रयास में हम आप सभी श्रोतागण से हमारे चैनल से जुड़ने का निवेदन करते हैं तथा सहयोग की भी कामना करते हैं। हमारा ये जो प्रयास है आपके समक्ष वीडियोस को इंटरव्यू के माध्यम से रखने का है, क्योंकि अगर दो तरफा बातचीत होती है तो एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आज हम एमएसएमई समाधान, जो कि ऐसे समय में किसी व्यापारी के लिए मददगार साबित होती है जब उसका भुगतान फंस जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सीए नितेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि हमें इस विषय पर जानकारी देंगे। सीए नितेश गुप्ता जी एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। व्यापार स्थापित करने से लेकर सरकारी योजना, सब्सिडी, इन सब पर गहन जानकारी रखते हैं। आप द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की विभिन्न शाखाओं के अलावा एमएसएमई, लघु उद्योग भारती, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज जैसे मंचों पर भी पूर्व अपने विचार रख चुके हैं। आज हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये नितेश गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो सर, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। अभी कुछ समय पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए एमएसएमई समाधान के बारे में चर्चा की थी। तो सर, प्लीज आप इस बारे में हमें कुछ बताइए। Thank you so much, madam, for giving me this opportunity to interact with the listeners of your this channel. और आपने जो आज एमएसएमई समाधान के बारे में मेरे से क्वेश्चन किया है, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है करंट सिनेरियो में। तो मैं इसको बताने से पहले आपको जो हमारे देश में एमएसएमईज हैं, तो इनका नंबर करीब 6.33 करोड़ है और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर इन एमएसएमईज का पेमेंट अगर स्टकअप हो जाता है, तो इन एमएसएमईज के पेमेंट के स्टकअप होने की वजह से इनके एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो एमएसएमई समाधान जो है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे कि ऐसे एमएसएमईज जिनका की पेमेंट स्टकअप हो गया है, उन्होंने गुड्स या सर्विसेज डिलीवर किए, बायर जो है उनको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो एमएसएमई समाधान एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे कि वो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 में सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं और सेक्शंस 15 to 24 जो धारा 15 से 24 हैं इसकी, उसको इन्वोक करके ऐसे सेलर्स जिनको कि बायर की साइड से पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो अपने पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं। जो इनके इस जो सेक्शंस मैंने जिनका जिक्र किया आपको, तो ये सेक्शंस ये प्रोवाइड करते हैं कि अगर मान लीजिए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि एक सेलर ने कुछ अपने गुड्स एक बायर को सेल किए, तो ये एक्ट ये बोलता है कि 45 डेज का मैक्सिमम टाइम हो सकता है वर्क ऑर्डर के अंदर, इससे ज्यादा का वर्क ऑर्डर में टाइम हो ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलीफ दिया गया है एमएसएमई सेक्टर को कि आपको 45 दिन से ऊपर का तो भुगतान की समय सीमा हो ही नहीं सकती। अब अगर इस 45 दिन के ऊपर का भुगतान अगर होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आप इस एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक कर सकते हैं और अपने पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो इस एक्ट के प्रोविजंस की बात रही। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी आपने जिक्र किया था, तो डेफिनेटली उन्होंने अभी एक फोरम पर एमएसएमई समाधान पोर्टल, जो कि एक ऑनलाइन फाइलिंग होती है इस पोर्टल के ऊपर, कंप्लेंट की जो सेलर है और अगर उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है इस पोर्टल पे। फिजिकल मैकेनिज्म में भी फाइल किया जा सकता है।
लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे जो है आप अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं, और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी इसका जिक्र किया, तो इस वजह से इस पोर्टल को और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इस पोर्टल की। तो आप जो है वो, जैसे मैंने बताया कि इस एक्ट के प्रोविजंस का इस्तेमाल करके आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये दोनों ही रिकवर कर सकते हैं इस सेक्शन 15 to 24 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 के सेक्शंस को इन्वोक करके। जी, बिल्कुल सर। तो जैसे कि आपने अभी बताया, इसका मतलब है कि ब्याज सहित रकम वापस मिल जाएगा। जी जी। तो ब्याज की दर क्या रहेगी फिर? मैडम, जो इंटरेस्ट जो मैंने अभी बताया कि आप प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर कर ही सकते हैं, 45 डेज के ऊपर का जो भी डिले हो रहा है उस पर आप जो है वो इंटरेस्ट के साथ में उसको रिकवर कर सकते हैं। और जो आपका क्वेश्चन है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसकी दर क्या होगी, तो मैडम इसमें ये प्रोवाइडेड है कि जो बैंक रेट, आरबीआई जो बैंक रेट निर्धारित करता है, जो कि अभी 4.65% चल रही है, जो आरबीआई ने निर्धारित किया हुआ है, दैट इज 4.65% एज ऑफ नाउ। तो इसका थ्री टाइम्स ऑफ द बैंक रेट जो है वो 13.95% अभी करंट सिनेरियो में आप 13.95% की रेट से आप अपने पैसे को इंटरेस्ट जो है वसूल सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। और ये जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और मंथली रेस्ट के साथ में, मतलब कि आपको हर महीने की कंपाउंडिंग जो है का बेनिफिट आप ले सकते हैं इसमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई, मंथली रेस्ट के साथ हो गई, और 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट जो अभी के करंट सिनेरियो में 13.95% है, इससे आप अपने इंटरेस्ट की प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर रिकवरी कर सकते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक करके। जी, तो जैसे कि आपने अभी बताया, क्या कोई इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है केस फाइल करने का? मैडम, केस से पहले आपने केस का क्योंकि पॉइंट रेज किया, केस से पहले इसमें एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, और ओके, वो एप्लीकेशन फाइल करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर हम लोग थोड़ा सा समझें, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका या तो माइक्रो या स्मॉल, ये क्लासिफिकेशन ही हो सकता है आपका। अगर आप मीडियम कैटेगरी की एंटिटी हैं तो आप इसमें अपनी एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकते। लेकिन आपको थोड़ा सा और मैं इसमें एक चीज बताऊं मैं, कि माइक्रो एंटिटी के अगर हम प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट की बात देखें, तो अप टू 1 करोड़ रुपीस का प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट और अप टू 5 करोड़ रुपीस तक का उनका अगर टर्नओवर है, तो वो माइक्रो में क्लासिफाई होते हैं। और जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनका जो है इन प्लांट एंड मशीनरी, वो 1 करोड़ रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, और उनका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से लेके 50 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि इसमें 99% एमएसएमईज कवर हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा चंक जो है वो ऑलरेडी कवर हो जाता है। अगर आप मान लीजिए हमारा इसमें माइक्रो और स्मॉल कवर हो गए 99% में, तो केवल मीडियम एंटरप्राइजेस जो 1% रह जाते हैं वो इस एक्ट के प्रोविजंस का बेनिफिट नहीं ले सकते। बाकी 99% जो है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इस एक्ट के प्रोविजंस का बेनिफिट ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपका इस एक्ट में जो है वो रजिस्ट्रेशन होना, जो कि फिलहाल में अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले हम इसको उद्योग आधार बोलते थे, और उसके पहले ये उद्योग आधार मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता था। तो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो आपका माइक्रो या स्मॉल एंटिटी होना, और दूसरा आपका इस एक्ट में रजिस्टर होना, ये दोनों प्रोविजंस जरूरी हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी है एप्लीकेशन फाइल करने की। जी, तो जैसे कि आपने बताया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एप्लीकेशन फाइल करने जी का। तो जी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स का फिर रिक्वायरमेंट रहेगा? जी मैडम। मैडम, एप्लीकेशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, और इस बेसिक डॉक्यूमेंट में आप ऐसा मान के चलिए कि एप्लीकेशन से जस्ट आप एक इंटीमेशन दे रहे हैं, और वो इंटीमेशन ये है कि मेरा एक डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें कि बायर जो है वो मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा है। तो वो इंटीमेशन देने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। आपकी अपनी डिटेल्स आपके पास होती हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपकी फर्म का नाम क्या है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, और आपको जो जिसको आपने सप्लाई किया है, गुड्स या सर्विसेज आपने दी हैं जिसको, तो ऐसे में जो आपका बायर है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसका जीएसटी क्या है, और ये अमूमन तौर पर सबके पास होती हैं।
इसके अलावा जो है, जो अगर आपको वर्क ऑर्डर मिला है तो आपको वर्क ऑर्डर की कॉपी इसमें लगानी होती है। और अगर वर्क ऑर्डर, मान लीजिए हम ऐसा मानते हैं कि फिजिकल वर्क ऑर्डर नहीं मिला और ओरली आपको वर्क ऑर्डर या मौखिक तौर पर आपसे कहा गया कि आप इस गुड्स की या ये सर्विसेज आप रेंडर कर दीजिए, तो उस केस में आप एफिडेविट दे सकते हैं कि हाँ, आपने इस तरीके की सर्विसेज रेंडर करी हैं या आपने गुड्स दिए हैं, तो वर्क ऑर्डर की भी अहमियत नहीं रह जाती उस केस में। लेकिन जो आपने इनवॉइस रेज करे होंगे, जिसके थ्रू आपने अपना भुगतान क्लेम किया होगा, उन इनवॉइसेस की कॉपी जरूर आपको अपनी एप्लीकेशन फाइलिंग के दौरान लगानी होती है। और ये एप्लीकेशन फाइलिंग, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप एमएसएमई समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं या फिजिकल फॉर्मेट में भी फाइल कर सकते हैं। जी। तो क्या फिर इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने से ही केस फाइल हो जाता है, और अगर ऐसा है तो फिर किन डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है? जी मैडम। मैडम, केस फाइलिंग के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, पहला स्टेप आपकी एप्लीकेशन फाइल करने का होता है। और एप्लीकेशन फाइल होने में अगर ऐसा लगता है कि 15 दिन में आपके बायर ने अगर आपको पेमेंट कर दिया, तो उस केस में ये एप्लीकेशन यहीं से ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको तो पेमेंट चाहिए था, आपका पेमेंट मिल गया, तो उस केस में एप्लीकेशन यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। अगर 15 दिन में अगर आपको आपका बायर पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में फिर आप केस फाइलिंग पे जाते हैं। और केस फाइलिंग जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड प्रोसीजर है, उसमें डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसमें आपको और एक्चुअली इसमें मैं बताऊं आपको, स्टेट टू स्टेट भी वेरी करते हैं थोड़े से डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको एक एफिडेविट पे ये बताना है कि आपका फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, कैसे आपने अपने गुड्स या सर्विसेज को दिया, कहाँ पर डिफॉल्ट हो गया, उसमें पेमेंट आपको नहीं मिला, पेमेंट परस्यू करने के लिए आपने ओरल कम्युनिकेशन किए या मेल भेजे, आपने क्या कोई लीगल नोटिस भी भेजा, आपसे उस साल की बैलेंस शीट भी मांगी जा सकती है जिस साल में आपने इस पर्टिकुलर बायर को अपना डेटर दिखाया होगा, जिससे कि ये एस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ, आपका पेमेंट वास्तव में इनके पास में है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे बैंक स्टेटमेंट की कॉपी मांगी जा सकती है, कि जिससे कि ये स्टैब्लिश हो कि आपको पेमेंट नहीं मिला है इस बायर की तरफ से। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे मांगे जा सकते हैं। तो आपका एक बार 15 दिन का टाइम निकल जाए एप्लीकेशन फाइल होने के बाद, और अगर आपको आपका भुगतान नहीं मिलता है, एज ए सेलर, बायर आपको पेमेंट अगर नहीं कर रहा है, तो आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को मेन केस फाइलिंग एप्लीकेशन के लिए ले जा सकते हैं। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स जिक्र किए, तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैडम, ये वाली जो फाइलिंग होती है, ये ऑनलाइन फाइलिंग नहीं होती है, अभी इसकी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, ये हार्ड कॉपी में ही फाइल होते हैं। जी। तो यहाँ तक की जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एमएसईएफसी की वर्किंग पर भी थोड़ा डिटेल आपसे जानना चाहेंगे सर। जी मैडम। इसका गठन कैसे हुआ? मैडम देखिए, जो अभी तक मैंने जितना आपसे जिक्र किया, इसमें मैंने आपको 2 लोगों के नाम बोले, इसमें बायर का नाम बोला, इसमें सेलर का नाम बोला, क्योंकि डिस्प्यूट जो अराइज हुआ है वो इन्हीं दोनों में इसलिए अराइज हो गया है क्योंकि सेलर ने कुछ बायर को गुड्स या सर्विसेज रेंडर किए हैं और बायर ने जो है उसका पेमेंट नहीं किया है। इसमें अब आप ये मान के चलिए कि कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी जो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएगी। तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए हमारे पास में जो आपने अभी जिक्र किया, एमएसईएफसी, इसको माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल बोलते हैं। तो हर स्टेट में, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, जो मैंने अभी आपके साथ में जिस एक्ट का जिक्र किया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006, तो उसके सेक्शन 20 में जो है वो हर स्टेट को जो है वो एक एमएसईएफसी का गठन करना होता है। और कुछ स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, ये स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कि एक से ज्यादा एमएसईएफसी हैं। जैसे क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करूं, तो पहले मात्र कानपुर में एक एमएसईएफसी होती थी, लेकिन लोगों को क्योंकि दिक्कत रहती थी, तो इसलिए कई सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, मेरठ में, अलीगढ़ में और भी बहुत सारी जगह में जो है वो इस एमएसईएफसी को स्टेट गवर्नमेंट ने गठन कर दिया है इनका। और ये एमएसईएफसी में आपने जो मैंने आपको बताया कि आपकी एप्लीकेशन जो है फर्स्ट स्टेज पे जो आपको एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो वो चेयरपर्सन एमएसईएफसी को एड्रेस होती है। आपके सारा जो केस है वो प्रॉपरली एक बेंच होती है, जिसमें कि बेंच का गठन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। और इसमें इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग होते हैं, जुडिशरी के भी लोग हो सकते हैं। तो पूरी एक बेंच होती है जो कि आपके केस को सुनती है और उसको डिस्पोज करती है। तो एमएससी को आप एक आसान भाषा में एक ऐसे समझिए कि एक बेंच है जो कि जजमेंट आपको देगी। तो उस तरीके से एमएससी है जिसका कि गठन हर स्टेट को सेक्शन 20 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट जो है उसमें गठन करना होता है। जी। तो एमएसईएफसी द्वारा पारित की गई कोई भी अगर डिग्री को क्या किसी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? मैडम, जो एमएससी अगर कोई डिग्री दे रही है अपनी, तो उसको चैलेंज करने के लिए देखिए डिग्री क्या होगा, डिग्री एक ऐसा ऑर्डर होगा जो कि बायर के अगेंस्ट में दिया जाएगा। जी। तो सेलर ने गुड्स दिए, बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो एमएससी जो है उसने ऑर्डर किया कि अब आपको ये इनको भुगतान करना है, जो आपके सेलर हैं उनको। अब अगर मान लीजिए ये जो बायर हैं ये अगर इसको चैलेंज करना चाहते हैं इस डिग्री को, तो आप ऐसा मान के चलिए कि मैं दोबारा से जो एमएसएमईडी एक्ट है उसके सेक्शन 18 में जो है इसका जिक्र किया है कि कम से कम 75% जो डिग्री का अमाउंट है उसका 75% पहले इनको जमा करना पड़ेगा, तब जो है ये उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है सरकार का एमएसएमई सेक्टर को सहयोग देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे बायर्स हैं जो कि इंटेंशनली पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे अनस्क्रूपुलस एजेंट एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं डेटर किया गया है इसमें, और जिससे कि वो भुगतान करें, और अगर वो अपनी अपील करना चाहते हैं डिग्री के अगेंस्ट में, तो कम से कम पहले उनको 75% ऑफ द अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी वो अपील कर सकते हैं। तो ये एक डेटरिंग मैकेनिज्म है कि अगर मान लीजिए किसी का ड्यू है और काउंसिल को लग रहा है कि ड्यू है ये पैसा, तो पैसा उस जो एमएसएमई सेक्टर जिसकी कि मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई, तो उनको वो भुगतान मिल जाए। तो ऐसा सरकार का भी प्रयास है। बिल्कुल। तो क्या कंसिलिएशन से फिर डिसाइडेड अवार्ड को भी चैलेंज किया जा सकता है इस नहीं तरीके से? मैडम, देखिए इसमें दो चीज समझते हैं हम लोग। एमएसएमई एफसी जो है दो चीजें करते हैं। सबसे पहले तो कंसिलेशन, कंसिलेशन को अगर हम बिल्कुल हिंदी में और लिटरल मीनिंग समझने का कोशिश करें, तो ये एक आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में एमिकेबल सेटलमेंट कराने की कोशिश कराई जाती है। तो कंसिलेशन को तो कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंसिलेशन होगा ही तब जब दोनों पक्ष जो है राजी हो जाएंगे, तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और जो एमएससी एफसी का जो अगली चीज रहती है, अगला स्टेप रहता है, वो रहता है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन का मतलब मध्यस्थता करवाना है। तो पहला काम कंसिलेशन की आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है वो सेटलमेंट हो जाए पेमेंट का, और अगर वो नहीं होता है तो एमएससी एफसी जो है वो आर्बिट्रेशन की तरफ आगे बढ़ती है। जी। तो सर ये तो इसकी बात रही। अभी आपने हमें ये भी बताया था कि जैसे कि पेमेंट डिले के लिए ये जो यानी अगर यदि पेमेंट डिले हो रहा हो और पेमेंट डिले से आ गया हो, तो क्या सिर्फ ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इंटरेस्ट के लिए ही केस फाइल किया जा सके? बिल्कुल मैडम, अगर आप केवल इंटरेस्ट के लिए भी जो है इस केस को फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि उस इंटरेस्ट का एलिमेंट बड़ा है, जी। और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी होती है मैडम आपको इसमें, कि क्योंकि आप कोई भी अगर लीगल कोर्स में जाते हैं तो उसकी एक अपनी कॉस्ट होती है। तो अगर आपको लगता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बड़ा है, तो डेफिनेटली आप इंटरेस्ट को भी सेपरेटली क्लेम कर सकते हैं। जी। तो क्या जो केस ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा होगा, तो उस केस में भी इसे फाइल किया जा सकता है? इसमें फाइल किया जा सकता है उस केस को? नहीं मैडम, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप एफिडेविट देते हैं अपनी क्लेम पिटीशन में, तो उस एफिडेविट में आपको क्लियरली ये स्टेट करना पड़ता है कि आपका किसी भी दूसरी कोर्ट में कोई भी किसी इस पर्टिकुलर जो आपने सब्जेक्ट मैटर किया है, जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है, इसको लेके कोई भी आपका केस कहीं पर भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आपका एक केस कहीं और चल रहा हो और आप एमएससी एफसी में अपनी एप्लीकेशन को मूव कर दें। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका यानी आपको अगर एफिडेविट भी देना पड़ता है कि आपका ऐसा कोई भी केस कहीं दूसरी कोर्ट में नहीं चल रहा। ओके, यानी अगर किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो वहीं पर ही वो चलेगा, यहाँ पे बिल्कुल फाइल बिल्कुल, नहीं होगा। आप उस केस में फिर एमएससी एफसी में जो है अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर एमएससी एफसी में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जबकि आप जो है वो किसी दूसरी कोर्ट में केस नहीं चल रहा। जी। तो सर क्या टाइम बार्ड रिसीवेबल्स के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं?
मैडम टाइम बार्ड को थोड़ा सा हम ये समझें, क्योंकि अगर हम इस एक्ट के प्रोविजंस को समझें, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो टाइम बार्ड का मतलब ये है कि आपको एज अ सेलर पेमेंट नहीं मिला, आपने सप्लाई किए थे गुड्स या सर्विसेज, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने ड्यू राइट के लिए सोते रह जाएं। आपको अपने राइट का वॉचफुल होना है, आपको पेमेंट के लिए बायर से जो है रेगुलरली परस्यू करना है। ओरली परसुएशन से बात शुरू होती है, आप मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू परस्यू कर सकते हैं, आप लीगल नोटिस दे सकते हैं। तो ऐसा एक्चुअली इस में प्रोविजंस में तो क्लियरली स्टेटेड है कि टाइम बार्ड का मतलब ये है कि समय सीमा खत्म हो जाए, और नॉर्मली ऐसे केसेस में 3 साल का जो है टाइम बारिंग रहती है कि 3 साल के बाद में डेट जो है टाइम बार हो जाता है, क्योंकि इसमें मना किया गया है कि डेट टाइम बारिंग अगर हो भी रही है तो भी एमएससी एफसी को अगर वो केस मेरिट्स पे लगता है तो सुन सकते हैं वो उसको। लेकिन मैडम नॉर्मल कोर्स में ये भी है कि आपको क्योंकि पैसा लेना है, तो आप अपने पैसे के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि 3 साल तक आप इंतजार करते रहेंगे। तो इसलिए मेरी राय जो है वो चैनल के जितने भी अभी आपके लिसनर्स हैं उनको ये है कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंस असाइन करें कि अगर आपका पेमेंट फंसा हुआ है तो उसको तुरंत परस्यू करना चाहिए और टाइम बारिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इस बारे में। थैंक यू। पर अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उठा है वो ये है कि यदि अगर बायर ही इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या फिर भी एमएससी एफसी हमें कोई फायदा दे सकेगा? जी मैडम, मैडम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इंसॉल्वेंसी को थोड़ा सा समझें हम कि अभी हमारे यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो ऑपरेशनल है, और इसमें जो है जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं तो उसमें कंपनीज और एलएलपीज को कवर किया गया है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसी कंपनी, आपका जो बायर है वो कंपनी क्लाइंट है, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं कि आप जो बायर और सेलर जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसको हम ये समझें कि बायर भी जो है वो कंपनी भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री हो सकती है, गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है, और सेम जो सप्लायर है, जो सेलर है, तो वो भी इनमें से ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, और कंपनी हो सकती है। तो ये लोग भी इस मैकेनिज्म में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल सेलर ने एक कंपनी क्लाइंट को जो है कुछ अपना गुड्स सप्लाई किया और उसको पेमेंट नहीं मिलता है, और एमएससी एफसी जो है उसके केस को डिसाइड कर देती है, और डिसाइड करके जो है वो आर्बिट्रेशन अवॉर्ड कर देती है, तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए भविष्य में इस कंपनी पे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के थ्रू अगर कोई आगे कार्रवाई बढ़ती है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब ऐसा मान के चलिए कि सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होता है जिसने कि अपनी कोई सिक्योरिटी, कंपनी ने कोई सिक्योरिटी दी हुई हो उससे पैसा लेने के लिए, जबकि ऐसे किसी भी केस में कोई कंपनी सिक्योरिटी नहीं देती है। नॉर्मली जो है, जो कंपनी का जो खरीद फरोख्त होती है गुड्स या सर्विसेज की, तो उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती है कोई कंपनी। लेकिन इस केस में, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए एमएससी एफसी ने अपना ऑर्डर दे दिया, तो और कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में चली जाती है, तो आप एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो कि नॉर्मली बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही सिक्योर्ड क्रेडिटर की श्रेणी में होते हैं, और उसमें क्योंकि वो सबसे पहला पेमेंट मिलने के लिए हकदार होते हैं, तो अगर आपका केस डिसाइड हो गया है तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट ना होके, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट जो है उस श्रेणी में काफी बाद में दिया जाता है, उसके पहले वर्कमेंस वगैरह को पेमेंट करने होते हैं, उसके पहले आपको उसके पहले आपको जो है वो इंसॉल्वेंसी कॉस्ट को पे करना पड़ता है। लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर की श्रेणी में आप काउंट होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको जो भुगतान है वो आपको, आप एक तरीके से सिक्योर्ड है उस भुगतान को मिलने के लिए, अगर एमएससी एफसी ने आपके केस को डिसाइड कर दिया है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप सिक्योर्ड क्रेडिटर की श्रेणी में आ गए। जी, तो अच्छे से आपने ये हमको समझाया, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी बहुत फायदा मिला होगा इस जानकारी से। सर, आखिर में आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि सरकार को यानी सरकार की इस योजना की प्रगति के बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाएं तो। मैडम, ये जो एमएसएमई समाधान पोर्टल है, तो अगर जैसा कि आपने पहले मेरे से जिक्र किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी बढ़ती है अगर देश के प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते हैं।
तो जब से एमएसएमई समाधान पोर्टल आया है, तो आप टोटल नंबर ऑफ केसेस आप मान के चलिए 71,000 से ज्यादा केसेस इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं। और समाधान क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग का आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आप इजीली फाइल कर सकते हैं अपने केसेस को। और जब से समाधान आया है तब से केसेस ज्यादा फाइल होने शुरू हुए हैं। तो जो व्यापारी हैं जिनका कि पेमेंट स्टकअप है, तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल उन सबसे ये कहूंगा कि इस सरकार ने जो आपको एक फैसिलिटी दी है, इसका फायदा उठाया जाए। और आपका पेमेंट अगर स्टकअप है तो आप एमएसएमई एक्ट के प्रोविजंस का लाभ ले सकते हैं और अपने जो पेमेंट आपका फंसा हुआ है उस पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमारे दर्शकों को एमएसएमई समाधान योजना से अवगत कराया और थैंक यू सो हमारे मच मैम। सवालों का जवाब दिया। उसके लिए फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स टीवी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों आइए आगे बढ़ते हैं और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम कि आपने इस पूरे कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे ये जो चैनल है फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के इस वीडियो के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अथवा मेल आईडी पर अपने सवाल भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज हमारे साथ सीए नितेश गुप्ता जी हमारे साथ थे। आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू।